नमस्कार बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, अच्छे ही होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं। पॉलिटी में हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़ा था। फंडामेंटल राइट्स तक पढ़ लिया था ना। उसमें समानता का अधिकार हम लोगों ने पढ़ लिया था। उसी के संबंध में हम जानेंगे। उसके कुछ अपवाद हैं, आइए उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और अपवाद कौन कौन से ये आप लोग पढ़ लिए थे ना। समानता का अधिकार, ये मैंने विधि के समझ समानता, ये सब मैंने आपको बताया हुआ था। तो बच्चों आज हम उसके बारे में अपवाद कुछ हैं, मूल अधिकारों के कुछ अपवाद है जिससे हम लोग अपवाद पढ़ेंगे। छोड़िए क्या इंग्लिश बोलना है, एक्सपेंशनल होता है ना एक अपवाद, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। तो आप शुरू करने से पहले आपको बता दें, अगर कोई भी बच्चा इस चैनल पर नया आया हो तो मैं उसको जानकारी के लिए बता दूं कि इस चैनल पर फ्री में जीएस का नोट्स उपलब्ध करवाया जाता है। और जो जीएस का जो नोट्स उपलब्ध करवाते हैं उसका सिलेबस जो होता है वो एसएससी के पैटर्न द्वारा मैं करा रहा हूँ सब। तो एसएससी का ही मान लीजिए एक तरफ से क्वेश्चन, जैसे एसएससी एग्ज़ाम करा रही है, जितना उसका टफ लेवल होता है, टफ तो आखिर कुछ नहीं होता है, पढ़ेंगे तो सब आसानी है, नहीं पढ़ेंगे तो हर चीज़ टफ है। ठीक है, तो उसी के संबंध में मैं ये फ्री नोट्स आपको अवेलेबल करा रहा हूँ। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस क्लास को ले सकते हैं और एक शानदार नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं, कुछ अपवाद के बारे में जानते हैं। वो अपवाद कौन कौन से हैं। भारत के राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को प्राप्त विशेषाधिकार अनुच्छेद 361 के अनुसार राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने कार्यकाल में किए गए किसी भी निर्णय एवं कार्य को देश के किसी भी न्यायालय में जवाबदेह नहीं है। समझ गए, ये सब अपवाद हैं। राष्ट्रपति या राज्यपाल उनके कार्यकाल के दौरान व्यक्तिगत सामर्थ्य से किए गए किसी कार्य के किसी भी न्यायालय में दीवानी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। ये शायद मैंने आपको पढ़ा दिया था बच्चों, ये भी पढ़ा, कुछ आधारों पर विभेद प्रतिनिषेध, ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया था। ये सब ही मैंने आपको पढ़ा दिया था। मंडल आयोग और उसके परिणाम यहाँ से पढ़ना था। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ा दिया था और समझा भी दिया था अच्छी तरह से। ठीक है, तो अब ये जानिए मंडल आयोग और उसके परिणाम कौन कौन से हैं। आइए वो ये जानने का प्रयास करते हैं और समझते हैं क्या है यह मंडल और आयोग, इसके बारे में जानते हैं। वर्ष 1989 में मोरारजी देसाई सरकार ने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन संसद सदस्य बीपी मंडल की अध्यक्षता में किया। आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1980 में प्रस्तुत की और 3743 जातियों की पहचान हुई उस समय, और जो सामाजिक और शैक्षिक आधार पिछड़ा था वह जनसंख्या में उनका हिस्सा 52% ही था उस समय, और जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति शामिल नहीं थे। इसमें आयोग में अन्य पिछड़ा वर्ग और जो सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण का सिफारिश किया गया था जो मंडल आयोग बने थे। ठीक है, कुछ सुझाव आए थे मंडल आयोग के जब यह बना था, तो वह सुझाव क्या थे। अन्य पिछड़े वर्गों के क्रीमी लेयर एवं संबंधित लोगों को आरक्षण की सुविधा से बाहर रखा जाना चाहिए। प्रोन्नति में कोई आरक्षण नहीं, आरक्षण की व्यवस्था केवल शुरुआती नियुक्ति के समय होनी चाहिए। केवल कुछ असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर कुल आरक्षित कोटा 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आगे ले जाने का नियम कैरी फॉरवर्ड यानी रिक्त पदों को बांध रखेगा, यानी रिक्त पदों के लिए अवैध रहेगा। इसमें भी 50% के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं होगा। ठीक है, अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में बताया गया है। आइए अस्पृश्यता यानी छुआछूत के बारे में पढ़ते हैं। अस्पृश्यता को समाप्त करने की व्यवस्था और किसी भी रूप में इसका आचरण निषिद्ध करता है। अस्पृश्यता शब्द को ना तो संविधान में और ना ही अधिनियम में परिभाषित किया गया है। ठीक है, जन अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1955 के अंतर्गत छुआछूत को दंडनीय अपराध माना गया है और इसके तहत 6 माह तक की आपको सज़ा हो सकती है और 500 रुपया जुर्माना है इसके लिए, अथवा दोनों इसमें शामिल किए जा सकते हैं।
ठीक है। अधिनियम के अनुसार कुछ अपराध हैं, आइए वो जानते हैं क्रमबद्ध। किसी व्यक्ति को सार्वजनिक पूजा स्थल में प्रवेश से रोकना या कहीं पूजा से रोकना, यह भी एक तरह का अपराध है जो कि अस्पृश्यता के अंत में आएगा। अस्पतालों एवं शैक्षणिक संस्थाओं या हॉस्टल में सार्वजनिक हित के लिए प्रवेश रोकना है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अस्पृश्यता को मनाना है। किसी व्यक्ति को सामान बिक्री या सेवाएं देने से रोकना, यह भी एक अस्पृश्यता का दर्शा रहा है कि आप हमसे छुआछूत या कहीं हमसे आप घिन मान रहे हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा ये कुछ अस्पृश्यता के हैं। अगर इनमें से जो पॉइंट लिखा है अगर आप पर ये चीज़ें कहीं भी लागू हों तो आप उस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, अब आइए उपाधियों का अंत, इसके बारे में जान लेते हैं। यह भी अनुच्छेद 18 में इसका वर्णन है। अनुच्छेद 18 में इसके कुछ प्रावधान हैं। राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के जितने भी यानी जो इसके सिवाय कोई भी उपाधि होगी वह नहीं करेगा। और भारत का कोई नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। कोई विदेशी राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के लिए पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है, यह अब आइए स्वतंत्रता का अधिकार। पहला हमने पढ़ा था समानता का अधिकार, अब दूसरा हमारा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, आइए इसे जानते। वाक अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। आप कुछ भी बोलने से ये नहीं है कि आप किसी को भी गाली दे सकते हैं। आप अपनी अगर कोई राय विचार कुछ भी है सरकार के सामने आप अपना बात रख सकते हैं। इस चीज़ के लिए आपको संविधान में ये कानून बनाया गया है और आपको यह अधिकार दिया गया है। जैसा कि आप सभी जान ही रहे हैं, हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हैं यानी मूल अधिकार पढ़ रहे हैं। तो मूल अधिकार के बारे में स्वतंत्रता का अधिकार हम पढ़ रहे हैं। वाक अभिव्यक्ति की भी आज़ादी है जो कि अनुच्छेद 19 में है। और अपराध के लिए दोषासिद्ध के संबंध में संरक्षण है जो कि अनुच्छेद 20 में है। स्वतंत्रता का अधिकार 19, 20 और 21 एवं 22 में मिलता है। शिक्षा का भी अधिकार है अनुच्छेद 21 को में। वाक आदि विस्मयक अधिकारों का संरक्षण अनुच्छेद 19 में है और अनुच्छेद 19 में नागरिकों को 6 अधिकारों की गारंटी देता है। पहला है वाक अभिव्यक्ति यानी कि आप अपनी बात रख सकते हैं और शांतिपूर्वक या बिना हथियार के कोई भी सम्मेलन आप स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, शांति रूप से। ये नहीं कि आप कोई भी सरकार से अगर नियम बनवाना हो तो आप हथियार ले लेंगे और उतारू रूप से किसी लड़ाई झगड़े हिंसात्मक रूप आपका नहीं होना चाहिए कुल मिलाकर। ठीक है, अब आइए जानते हैं भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र निर्बाध विचरण का अधिकार है कुछ, और भारत के किसी भी भाग में निवास करने या बसने का आपको अधिकार है। ठीक है, कोई वृत्ति भारत में अगर आप भारत देश में कहीं भी रह रहे हों, चाहे आपका कहीं भी मन हो रहने का, तो आप वहाँ पर रह सकते हैं। ठीक है, अब आइए जानते हैं मूलतः अनुच्छेद 19 में 7 मूलाधिकार थे, परंतु संपत्ति को खरीदने, अधिग्रहण करने या बेच देने का अधिकार 1978 में 44वें संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया है और ये अधिकार केवल भारतीय नागरिकों एवं कंपनी के शेयरधारकों के लिए है, न कि विदेशी या कानूनी लोगों जैसे कंपनियों या परिषदों के लिए है। ठीक है, ये अधिकार मौलिक स्वतंत्रताएं नहीं है। राज्य इन पर उचित आधारों के कारण नियुक्ति और निर्धारण लगा सकता है। ठीक है, संपत्ति का अधिकार आपसे हटा लिया गया है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आप समझ ही रहे हैं क्या कहना चाह रहा है। प्रतिबंध लगाने के आधार हैं कुछ। अगर भारत की एकता एवं संप्रभुता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों में मित्रवत संबंध, सार्वजनिक आदेश, नैतिकता की स्थापना, न्यायालय की अवमानना, किसी अपराध में संलिप्तता, विदेशी आक्रमण आदि, ये सब हैं तो आप पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ठीक है, शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता है आपको,
शोर शराबा नहीं कर रहा, हिंसात्मक आप रूप नहीं ले सकते, लाठी डंडे औजार किसी भी हथियार का आप इस्तेमाल नहीं करेंगे अगर कोई भी आप आंदोलन कर रहे हैं तो, ठीक है। ये सब था जो कि वाक अभिव्यक्ति जो हमें स्वतंत्रता के अधिकार से जोड़ता है हमें। अब आइए तीसरा जान लेते हैं, संगम या संघ बनाने का भी आपको अधिकार है। जैसे एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, बजरंग दल है, लोग बना लेते हैं अपना अपना संघ, तो आप भी किसी अच्छाई के लिए आप भी कोई अपना संघ बना सकते हैं, ये भी सरकार आपको इजाज़त देता है, ठीक है। आवास संरक्षण की स्वतंत्रता, यह स्वतंत्रता प्रत्येक नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में संचरण का अधिकार प्रदान करती है। यह अधिकार इस बात को बल देता है कि भारत सभी नागरिकों के लिए एक है, ठीक है। इसके भी कुछ प्रतिबंध के आधार हैं, जैसे आम लोगों का हित और किसी अनुसूचित जनजाति की सुरक्षा या अहित करना और जनजातीय क्षेत्रों से बाहर के लोगों को प्रवेश से प्रतिबंधित किया जा सकता है, ठीक है। निवास का भी अधिकार है, ये सब आप जानिए कि व्यवसाय आदि की भी स्वतंत्रता है, आप कोई भी स्टार्टअप अपना कर सकते हैं, बस आपको उस कुछ कानूनी कागज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, डिग्रियों की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। अब ये जान लेते हैं शिक्षा का अधिकार भी है आपसे। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21 में घोषणा किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैविक स्वतंत्रता के विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। राज्य प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता के अधिकार को कानूनी अधिकार पर रोक सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 21 में शामिल अन्य अधिकार भी हैं कुछ, जिसमें मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार है, निःशुल्क कानूनी सहायता का भी अधिकार है, ठीक है। आप एक एक करके सब देख लिया। हथकड़ी लगाने के विरुद्ध भी आपको अधिकार है कि आप किस जुर्म में मुझे हथकड़ी लगा रहे हैं, ठीक है। उसका एक कागज़ होता है, वारंट बनता है उसका। अगर पुलिस आपको गिरफ्तार करने आए, हथकड़ी लगाए, तो आप उससे वारंट जरूर मांगिए कि मुझे किस जुर्म में आप गिरफ्तार कर रहे हैं। ये कागज़ आप कोर्ट से जारी होता है, तो आप कागज़ देख सकते हैं, ठीक है। अब आइए जानते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये हमारा तीसरा अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये क्या कहता है, मानव दुर्व्यापार एवं बलवत श्रम का निषेध, यह अनुच्छेद 23 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 में मिलता है। मानव दुर्व्यापार एवं बलवत श्रम का निषेध, इस कथन का क्या निष्कर्ष है, आइए समझते हैं। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार, बेगार एवं अन्य बलात् श्रम में प्रकारों पर प्रतिबंध है कुछ। यह अधिकार नागरिक और गैर नागरिक दोनों के लिए उपलब्ध है। अनुच्छेद 23 में यह शामिल है। अभी मैंने आपको बताया अनुच्छेद 23 में ही है शोषण के विरुद्ध अधिकार। मानव दुर्व्यवहार और बेगार और बलात्श्रम यानी बलात्श्रम से यानी है शारीरिक अथवा कानूनी बल का प्रयोग कर काम करवाना और आर्थिक परिस्थितियों से उत्पन्न बाध्यता और न्यूनतम मजदूरी पर काम करवाना आदि। जो मजदूरी है आप वो मजदूरी लीजिए। ये नहीं कि अगर आप मजदूरी कर रहे हैं 500 रुपया उसकी फीस है तो आप उसे 300 रुपया देंगे, ये भी शोषण के विरुद्ध अधिकार आ जाएगा। आप उस व्यक्ति पर केस कर सकते हैं, ठीक है। मानव दुर्व्यवहार में आता है पुरुष, महिला एवं बच्चों की खरीद एवं बिक्री, ये मानव दुर्व्यवहार है। आप किसी भी महिला, बच्चे, मानव कहीं से भी किसी को भी आप खरीद बेच नहीं सकते हैं। अगर आप किसी को बेचते हैं तो यह कानूनी अपराध है, आप दंड के भागीदार हैं, ठीक है। इसमें कुछ अपवाद आते हैं। बेगार में आता है बिना तनख्वाह के लिए काम करवाना, आपको गुलाम बना लेना, ये भी आपका एक शोषण के विरुद्ध अधिकार में आता है। सचेत रहिए, जागरूक बनिए और ये सब बातें आप जानिए और अपने से छोटे बड़े भाइयों को जरूर बताएं, ठीक है। आप अपने अधिकारों को जानेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, इसलिए अपने अधिकारों को जानना है और शिक्षा से हमेशा जुड़े रहना है, संगठित रहना है कि आपका कोई शोषण ना कर सके, ठीक है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार ये भी हमें है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, धर्मनिरपेक्ष देश है। आप इस देश में किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, चाहे आप किसी भी हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बहुत सारे धर्म हैं यहाँ पर।
तो आप किसी भी धर्म को आप अपना सकते हैं, बौद्ध धर्म भी अपना सकते हैं। आप अपने मतलब आपको धर्म की आज़ादी है, आप पर कोई भी दबाव नहीं बना सकता है कि आप ये धर्म अपनाइए, नहीं तो आपको ये होगा, सज़ा दिया जाएगा या फलाना कुछ भी। तो ऐसा अगर आपके साथ भी कभी कुछ घटित होता है या होता है, कोई ज़बरदस्ती आपसे धर्म कबूल करवाता है कि तुम मुस्लिम हो जाओ, हिंदू हो जाओ या बौद्ध अपना लो, कुछ भी, तो आप उस व्यक्ति पर केस कर सकते हैं, यानी कोर्ट में जा सकते हैं। उसके खिलाफ आप के कोर्ट में जाकर उससे उसकी शिकायत करा सकते हैं। ठीक है, ये धर्म के एवं स्वतंत्रता का अधिकार आप जान लीजिए। धर्म की स्वतंत्रता यह अनुच्छेद 25 से 28 में इसका वर्णन है। धार्मिक कार्यों की प्रबंध की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में है। ठीक है, ये सब आप देख लीजिएगा। बस उस जो मैंने अभी बताया उन्हीं बातों को इसमें थोड़ा स्पष्ट रूप से लिखा गया है। आप नोट्स बना रहे हैं तो थोड़ा शानदार नोट्स होना चाहिए, अगर कोई भी पढ़े तो लगे कि हाँ कुछ लिखा गया है, बहुत बेहतरीन और शानदार लिखा गया है। ठीक है, धार्मिक कार्यों के प्रतिबंध की स्वतंत्रता भी है, अनुच्छेद 26 के अंतर्गत ये प्राप्त अधिकार है आपको। अभी मैंने आपको बताया। धार्मिक प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का अधिकार है। अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने का भी अधिकार है। ठीक है, ये सब धार्मिक वाले सब हैं, आप देख लीजिएगा। एक शॉर्टकट में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब आइए जानते हैं संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में मिलता है और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 30 में मिलता है, यानी शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है अनुच्छेद 30 में। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है इसमें। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है इसमें। शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अल्पसंख्यक वर्गों के कुछ अधिकार हैं जो अनुच्छेद 30 में मिलते हैं। धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों के निम्न अधिकार देता है। सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। यह संविधान में लिखा गया है। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा, एक एक करके सब पढ़ लीजिएगा। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों को अपने बच्चों को अपनी भाषा में शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाएं हैं जो कि 3 ठो हैं और तीनों में भी तीनों को अभी कई भागों में बांटा गया, एक दो भागों में बांटा गया है। राज्य से आर्थिक सहायता एवं मान्यता प्राप्त और राज्य से मान्यता प्राप्त किंतु राज्य से सहायता प्राप्त नहीं। राज्य से ना तो मान्यता और ना ही सहायता प्राप्त करते। प्रशासनिक मामलों में स्वतंत्रता परंतु सामान्य कानून जैसे ठेका कानून, श्रम कानून, औद्योगिक कानून, कर कानून, आर्थिक विनिमय आदि लागू होंगे। ये सब आपके अधिकार हैं। छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसमें आपको अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान कराता है और मूल अधिकारों के संरक्षण का अधिकार स्वयं का ही मूल अधिकार है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय बताया। यह बहुत ही शानदार प्रश्न है, एमटीएस में कई बार पूछा गया यह सवाल। एसएससी एमटीएस में कई बार पूछा गया है सवाल कि भीमराव अंबेडकर ने कौन से अनुच्छेद को आत्मा और हृदय बताया है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय बताया है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का भी इसमें अधिकार है। ठीक है, संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह किसी अन्य न्यायालय को भी सभी प्रकार के निर्देश, आदेश और रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करे। यहाँ अन्य न्यायालय में उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय शामिल नहीं है। राष्ट्रपति और राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 359 के तहत के समय इनको स्थगित किया जा सकता है। ठीक है, जब आपातकाल लगेगा तभी इसे आप स्थगित कर सकते हैं, अन्यथा कभी भी आप इसे स्थगित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वैसे चिकित्सा तो हर मानव के लिए ज़रूरी है और चिकित्सा को बहुत ही अगर सरकार इस पर थोड़ा नज़र डाले तो इसे कम कर सकती है, यानी चिकित्सा को थोड़ा सस्ता किया जाए। शिक्षा पर भी 18% बताओ बच्चों जीएसटी है। आखिर गरीब का बच्चा कैसे पढ़ेगा, बहुत ही सोचने वाली बात है। सरकारों को इस पर काम करना चाहिए। शिक्षा पर भी इतना टैक्स
जो ज़रूरी सामानें भी हैं, जो जो आप प्रतिदिन आटा, दाल, चीनी ये सब भी खाते हैं, इस पर भी टैक्स आप दे रहे हैं। तो आप ये ना समझिए कि टैक्स नहीं देता है। भारत का हर व्यक्ति कोई भी सामान खरीदता है तो उसे टैक्स दे रहा है, ठीक है। तो आप किसी भी कोई भी सरकार बोले कि कोई भी टैक्स नहीं दे रहा है तो आप भ्रम में रहिएगा, भ्रम में मत रहिएगा। आप बोलिएगा कि भारत का हर एक व्यक्ति टैक्स देता है, ठीक है। और उन्हीं जो टैक्स देते हैं उन्हीं से हमारी भारत देश का विकास होता है। उन्हीं टैक्स का पैसा जो हम लोग देते। अगर आप एक बिस्किट खरीदते हैं, बिस्किट में वो टैक्स जोड़ा गया है पहले से ही, तो तभी आपको कंपनी 2 रुपये का, अगर आप एक बिस्किट खरीदते हैं तो उस पर जीएसटी और टैक्स सब जोड़ के आपको 2 रुपया में बेचा जा रहा है, ठीक है। नहीं तो उसका दाम बहुत सस्ता रहता है। जितना कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग उस पर किया गया रहता है, जो आप वह टोटल वर्क उस पर जितना कराती है, वह 2 रुपये से भी सस्ता होता है। जो एक पैकेट बनता है, एक पैकेट का मैं खर्च बता रहा हूँ, एक पैकेट का खर्च वह 2 रुपया रखती है। तो यानी आपसे वो जीएसटी भी वसूल ले रही है, ठीक है। तो अगर कोई भी सरकार बोले कि लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं तो ये भ्रम है, आपको भ्रम में रखा जा रहा है, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 32 एवं 226 में वर्णित विभिन्न प्रकार की रीट, ये बच्चों हम लोग कल पढ़ेंगे। आज बस इतना ही, हमने पूरा अधिकार पढ़ लिया, 6 के 6 जो हमारे 6 मूलाधिकार हैं हम लोगों ने पढ़ लिया, फंडामेंटल राइट्स। तो आगे हम कल पढ़ेंगे ये यहाँ से अनुच्छेद 32 और 226 में वर्णित विभिन्न प्रकार की रीट, यहाँ से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो बच्चों इसी तरह मन लगा के पढ़ते रहिए। और इस चैनल पर रोज़ वीडियो अपलोड किए जाते हैं। जीएस का नोट्स आपको फ्री में अवेलेबल कराया जाता है। अगर जीएस का जो मैं ये नोट्स आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, अगर इसमें मुझे कुछ लगेगा कि बच्चे पसंद कर रहे हैं तो आगे भी और जितने भी विषय हैं मैं उन्हें और सब मास्टर आपके लिए लेकर आऊँगा, शिक्षक लेकर आऊँगा और फ्री में आपके लिए नोट्स उपलब्ध करवाऊँगा। हर एक चीज़ का, हर एक सेशन एसएससी का जितना भी है वो फ्री में आपको पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर एसएससी की मान लीजिए कोचिंग करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर जीएस में मुझे लगा कि बच्चे मेरे नोट्स को पसंद कर रहे हैं तब मैं ऑनलाइन क्लासेस चलाऊँगा स्मार्ट बोर्ड पर, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।